hello everybody, हेलो गाइस। welcome back to another video, welcome back to the brand new video। and ये जो है हमारे MCQ सीरीज का जो है लास्ट पार्ट होगा। सो दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि मतलब चैप्टर हमने 15 के 15 कवर कर लिए, और दुख इस बात का है कि ये MCQ सीरीज खत्म हो रही है। और बता देना अगर ये डेप्रिसिएशन और प्रोविजन रिजर्व्स का लेट आया हो तो ये मेरी अभी मतलब क्या एग्जाम चल रही थी इसलिए लेट आया, सॉरी। और एग्जाम अभी भी चल ही रही है, मैंने मान मान टाइम निकाला है, ठीक है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो चलो ये कंटिन्यू करते हैं डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजनल रिजर्व्स। ठीक है, 24 ओपी एमसीक्यूज है। ठीक है, और 24 ओपी मतलब कम है। गाइस डोंट सी द क्वांटिटी, सी द क्वालिटी। आप जो क्वेश्चंस की क्वालिटी देखोगे ना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये मैं हूँ फ्यूचर पलाश, ठीक है। ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो ये है, चलो पार्ट 8 बोल रहे हैं, ये पार्ट 8 चालू करते हैं विद कॉमर्स ओपी एक्सक्लूसिवली। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं MCQ 1 के साथ। MCQ 1 क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा उधर ले लेता हूँ। सो MCQ 1 हमारा बोलता है फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रिफर्ड टू एज। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्सोलेंसिस, डेप्रिसिएशन, रिडक्शन या नन ऑफ दिस? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, डिक्लाइन इन वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए? एंड डिक्लाइन इज टेक्निकली, तो क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ठीक है, अब MCQ 2 पे आते हैं। MCQ 2 हमारा बोलता है डेप्रिसिएशन बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हो तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो MCQ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आना चाहिए इसका आंसर? बीइंग चार्ज और डेबिटेड की बात हो रही है, क्या डेबिट होता है? इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस? क्या आना चाहिए इसका आंसर? ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू। जो भी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मेनली। मैं कहता हूँ अरे यार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं MCQ 3 पे। MCQ 3 बोलता है डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस। क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस होता है? मैंने एक बार बताया था चैप्टर 2 में, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया था। तो उसमें मैंने एक चीज एक और नोट करवाई थी कि कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन को कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? कैश एक्सपेंस बोलते हैं या नॉन कैश एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। क्यों? मान लो अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, मान लो आपकी कोई मशीनरी है, तो मशीनरी पे जो आपका डेप्री चार्ज होता है, मान लो 10,000 का आपका डेप्री चार्ज हो रहा है साल भर एनुअली। ठीक है, तो ये जो 10,000 का डेप्री है वो आपके बैंक अकाउंट में से कट होता है? वो हमारे क्या कैश चली जाती है हमारे बैंक अकाउंट में से? नहीं, वो ऑटो डेबिट और ऐसा फीचर नहीं होता इसमें। ये सिर्फ वैल्यू का जो है रिडक्शन हो रहा है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और वो इन द नंबर्स, इन द वैल्यू ऑफ किसके नंबर्स में। ठीक है, सो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंस, नॉट अ कैश एक्सपेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं MCQ 4 पे। MCQ 4 हमारा बोलता है द टर्म डैश इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज etc that reduces the availability of the quantity of the material or asset। इजी है, क्या आना चाहिए इसमें आंसर? डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, सी रिडक्शन। अब अगर आपने डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब पता हो, ये मैं हिंट ही बता रहा हूँ, हिंट के आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब पता हो अगर, तो क्या होता है हमारा इसमें? अमोर्टाइजेशन किसके बेस पे होता है? सारे हमारे जो भी, सो अमोर्टाइजेशन जो है वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और उन सब के बेस में होता है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स मेनली। ठीक है, और डिप्लीशन में क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? डिप्लीशन ऑफ कोर्स। सो इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं MCQ 5 पे। जैसा कि मैंने बताया था अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है। अमोर्टाइजेशन का मतलब डैश रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। खत्म, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? सी अमोर्टाइजेशन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना हो तो पढ़ लो आप, वैसे इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। बात तो सही है। ठीक है, सो क्वेश्चन भी देख लिया। चलो अब MCQ 6 पे बढ़ते हैं। MCQ 6 बोलता है which of the following is slash are the causes of depreciation। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। वेयर एंड टेयर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, चलो ये होता है हमारा। ठीक है, वेयर एंड टेयर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम या तो यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यूज करते हैं हम एसेट को, उसकी वजह से वेयर एंड टेयर होता है, या तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। सेकंड, एक्सपिरेशन ऑफ लीगल राइट्स। चलो इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स में गिना था डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंसिस,
हाँ, इसको भी गिन सकते हैं हम। ऑब्सोलेंसेस क्या क्या पता आपका जो है मान लो कोई टाइम पीरियड के साथ ये चेंज होता जा रहा है हमारा कोई एसेट का वैल्यू या तो कुछ भी हो, ठीक है, तो ऑब्सोलेंसेस भी होते हैं, एबनॉर्मल फैक्टर्स भी होते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ये है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे ही आते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड कर देते, तो ऐसा नहीं करने का। वैसे हाँ, ये थर्ड और फर्स्ट कर देते, तो ऐसा नहीं करने का। पूरे एक बार देखने के, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हो तो आपको और क्लियर होगा। आप ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करोगे। ठीक है, बहुत तेज हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है एमसीक्यू 7। एमसीक्यू 7 हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कंप्लायंस विथ लॉ। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? ओनली वन, 1 and 2, 1, 3, 4 या नन ऑफ दीज। अब इसमें जो है गाइस, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। ऑप्शन ही एक चीज नहीं दिया है। ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज मैंने को देना था। ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर है, आपको पता चल गया होगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही हमारे क्या है पॉइंट जो हमारे नीड ऑफ डेप्रिसिएशन में आते हैं। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कंप्लायंस विद लॉ के साथ रेगुलेशंस हमको मेंटेन रखने के। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या है मतलब टैक्स का जो भी हो आपको भरने का और वो सब। ठीक है, और मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, आपको ये सब तो पता ही होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी। अगर नहीं देखे पिछले लेक्चर्स तो देख लेना। ठीक है, अपने एमसीक्यू वाला ही है, बहुत ईजी है। चलो अब एमसीक्यू 8 देखते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। फंड फॉर रिप्लेसमेंट, ये भी हमारा क्या है, कह सकते हैं हम कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव गिना सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 8 ट्रू। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट, सो आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन इज फ्री, आप बोल देना। अरे बस कर भाई। ठीक है, और एमसीक्यू 9। अब एमसीक्यू 9 पे आते हैं। एमसीक्यू 9 क्या है? ये एमसीक्यू 9 और 10 है ना, फॉर्मूला पे बेस्ड है। छोटे छोटे हमारे फॉर्मूलाज नहीं होते डेप्रिसिएशन में, उस पे बेस्ड है। ये यूट्यूबर नहीं मानेंगे, ओ छपरी यूट्यूबर। चिंता मत करो यार, मेरे को भी नहीं पसंद है। तो उसमें क्या आएगा आंसर? अब ये जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आना चाहिए इसमें? ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस। ओनली एक ही आता है परचेस प्राइस? नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस प्लस फ्राइट। इसमें एक चीज मिसिंग दिख रही है, क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट और क्या कंसिस्ट करता है? हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसमें आता है, तो इसको भी नहीं लेंगे। सो आंसर इज सी, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस पीपी प्लस एफ प्लस आईसी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पीपी, अरे सॉरी बी नहीं, पी पी प्लस एफ प्लस आईसी। ये थोड़ा इजी रहता है, आप शॉर्ट फॉर्म्स में याद करो तो इजी रहेगा। मैं नहीं मानता। ठीक है, तो पीपी प्लस एफ प्लस आईसी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये जो है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब एमसीक्यू 10 पे आते हैं। एमसीक्यू 10 क्या है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, जो भी डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है, डेप्रिशिएट होने वाली कॉस्ट हमारी क्या क्या हो सकती है? कॉस्ट प्लस नेट रेजिडुअल वैल्यू। कभी प्लस होता है, हमारे डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन मतलब नेगेटिव थिंग है एक टाइप ऑफ। ठीक है, तो प्लस हो सकता है कॉस्ट प्लस नेट रेजिडुअल वैल्यू? नहीं। कॉस्ट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू? हाँ बिल्कुल हो सकता है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, सो बी, कॉस्ट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू। और अगर सी की बात करें, हमारे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, हमको आंसर क्या पूछा, हमको क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हम क्या कॉस्ट में से वापस माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन? नहीं ना, तो सी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, सीधा हमारा आएगा कॉस्ट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू 11 पे। एमसीक्यू 11 हमारा बोलता है, अब यहाँ से क्या है, हमारे थोड़े बहुत प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं। और कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है। सो अब चालू करते हैं एमसीक्यू 11 के साथ। अब मशीन इज परचेज फॉर 50,000 रुपीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल ऑफ 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, ये इतना हमको पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? एट द एंड ऑफ द 10th ईयर पे कितना डेप्री लगेगा? इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेल वैल्यू ऑफ 6,000 रुपीज। ठीक है,
बट एक्सपेंस इज रिलेटेड टू इट्स डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ असेट मान सकते हो आप, ठीक है, आर एस्टिमेटेड एट 1000 रुपीज। तो इसमें हमको क्या है, थोड़ा डिफरेंस ढूंढना है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। आपको सिर्फ पहले क्या है, मशीन परचेस हमको देखना ही नहीं है, ठीक है, मशीन हमने इतने में परचेस किया वो नहीं देखना है। आपको क्या ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है, डिस्पोजल का जो हमारा रेट है वो 1000 आ रहा है और सेल वैल्यू क्या है 6000, तो इसका डिफरेंस ढूंढना है बस। तो 6000 माइनस 1000 कितना होता है, 5000। सो आंसर इज बी 5000। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, कैसे, अगर मैं आपको लॉजिकली भी बताऊं, सो ऐसे देखा जाए तो हमको इसकी है ना नेट रेजिडुअल वैल्यू देखनी है, क्यों, क्योंकि डिस्पोजल की भी बात हो रही है, ठीक है, और सेल वैल्यू की भी बात हो रही है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड और आंसर इज 5000 बी। और कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज फ्री, आप बोल देना वहां पे। अब एमसीक्यू 12 पे आते हैं। A machine is purchased for 50,000 rupees and is expected to have a useful life of 10 years. Okay, done. At the end of the 10th year, it is expected to have the sale value of, I think guys, जो क्वेश्चन है चेंज हो गया, मैं चेंज करके आता हूँ। तो गाइज एक जो है मेरे से गलती हो गई है, वो गलती आपसे भी हो सकती है, मेरे से हो गई है तो आपसे भी शायद हो सकती है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। इसमें क्या है, मशीन इज परचेज फॉर 50,000 एंड इज एक्सपेक्टेड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। एट द एंड ऑफ द 10th year इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेल वैल्यू ऑफ 6000 रुपीज। अब इसके बाद जो है 6000 रुपीज के बाद वाला ये थोड़ा चेंज है इसमें, बट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट्स डिस्पोजेबल आर एस्टिमेटेड एट 1000 रुपीज। इसमें क्या था, हमारे ये जो था एमसीक्यू 11th में हमारे पास था कि टू हैव अ सेल वैल्यू बट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिस्पोजेबल आर 1000 रुपीज। बट हमको इसमें क्या डिप्रिशिएबल कॉस्ट ढूंढनी है। हमको क्या है, हमको इसमें 1000 रुपीज तक का दिया था, बट देन इट्स डिप्रिशिएबल कॉस्ट इज क्या है, हमारी डिप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है, हमको वो ढूंढनी है। ओके ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 50,000, ठीक है। अब इसमें जैसा कि आपने देखा था नेट रेजिडुअल वैल्यू हमारी क्या आई थी 5000, ठीक है। सो 50,000 हमारी जो मशीन है वो 50,000 की है, उसमें से 5000 माइनस करो हमारी नेट रेजिडुअल वैल्यू, तो कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 45,000। सो आई होप यू अंडरस्टूड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सॉरी ये मैंने गलती कर दी, ये मतलब आप भी ऐसे गलती कर सकते हो, ठीक है, मेरी से भी गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू 13th के साथ। अब चालू करते हैं एमसीक्यू 12th के साथ। हाँ एमसीक्यू 12th ही है कि 13th है, सॉरी 13th के साथ, ठीक है। सो एमसीक्यू 13th हमारा क्या बोलता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2,50,000 एंड द चार्जेस और फ्राइट के चार्जेस दोनों क्या आएगा 25,000। तो हम अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल मशीन की वैल्यू है, तो असेट की वैल्यू गिन लेते हैं हम, चलो मशीन मान लेते हैं, हमारी मशीन की वैल्यू जो है 2,75,000 हो जाएगी, है ना, परफेक्ट। क्योंकि हमारा जैसा कि मैंने बताया ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलेशन प्लस फ्राइट प्लस परचेस प्राइस, ठीक है, तो ये तीनों कंसिस्ट करता है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है हमारी यूजफुल लाइफ जो आती है 10 साल की आती है, यूजफुल लाइफ जो है हमारी 10 साल की आती है, ठीक है, या तो आप इसको एक्सपेक्टेड लाइफ भी बोल सकते हो, है ना। और जो है हमारी नेट रेजिडुअल वैल्यू वो आती है हमारे पास 50,000, एनआरवी लिख देता हूं मैं उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो यूजफुल ये हमारे पास 3 चीजें है। और अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला डलता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो ये है हमारी फॉर्मूला अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन, हमने पहले से मशीन ही गिना है, असेट नहीं गिना है, चलो इसको कट करके मशीन ही लिख देते हैं, ठीक है, मशीन। सो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। सो हमको नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000, तो 50,000 जो है हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी क्या है, टोटल सब मिला के 2,75,000। याद करना 2,50,000 नहीं है, 2,75,000 है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 3 चीजें कंसिस्ट करता है, एफ, आईसी एंड पीपी, आपको मतलब पता ही, आपने पढ़ा है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड लाइफ जो है हमारी होगी 10 साल, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है हमारी होगी 10 साल। मैंने गलती से 10,000 लिख दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यूजफुल लाइफ है तो एक्सपेक्टेड लाइफ, वेरी वेरी सॉरी, मैंने 10,000 बोल दिया जोश जोश में, ठीक है। सो 10 साल है, और अगर 2,75,000 का हम 50,000 से माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 हमारा आंसर आता है। तो अपन 10 करें तो इसको 0 0 कट और आंसर आएगा 22,500। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हुआ ये, ठीक है। कुछ डाउट हो तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन फ्री, ठीक है। अब एमसीक्यू 14 पे बढ़ते हैं।
एमसीक्यू 14 क्या बोलता है हमारा, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2 लाख रुपीज एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% एट रिटर्न ऑन वैल्यू, देन द अमाउंट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर इज रिस्पेक्टिवली इज। अब जो हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू है, हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसमें कांस्टेंट होता है हमारा, मतलब देखा जाए तो परचेज प्राइस जो है या तो हमारा कॉस्ट ऑफ असेट है उसके हिसाब से होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो अब ये जो है हमारा डेप्री हमारा पड़ा फर्स्ट ईयर, डेप्री फर्स्ट ईयर, ठीक है, और कॉस्ट लिख देता हम यहाँ पे मशीन की, ठीक है। मशीन की कॉस्ट क्या है हमारी 2 लाख रुपए, और चार्ज और सब क्या है 10%। मैं ऐसा करता हूँ ये इरेज करके, अरे यार क्लियर ऑल माई ड्राइंग्स, इसको क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं WDV एट द रेट 10%, ठीक है। और रिटर्न ऑन वैल्यू पे ये हमने लिख दिया, ठीक है। हम रिटर्न ऑन वैल्यू को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा कॉस्ट क्या है हमारे पास 2 लाख रुपए, और जो हमारा डेप्री क्या होगा, मान लो डेप्री ईयर 1 है, 10% का हमको इसमें दिया है परसेंटेज, ठीक है। तो क्या आना चाहिए 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्री 20,000, उसके बाद कितना आएगा 18,000, आई मीन 1,80,000 सॉरी, ठीक है। और उसके बाद वापस हमारी ये क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई, BV लिख देते हैं इसको, ठीक है। और फिर क्या हंस कर रहे हो सालो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, डेप्री ईयर 2, ठीक है। फिर 1,80,000, सेकेंड 18,000 इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेप्री 18,000। सो अब देखने से क्या लग रहा है, आप यहाँ से ही गैस कर लोगे कि ऑप्शन आएगा ए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 20,000, इसका क्या आएगा मान लो 1,62,000, ठीक है, 1,62,000, तो इसका क्या होगा 1,16,200, ठीक है। तो ये डेप ईयर 3 हो गया, ठीक है, डेप ईयर 3, और ये बुक वैल्यू हमारी वापस, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, डेप्री ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये आएगा, ठीक है। सो 20,000, 18,000 एंड 16,200। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं MCQ 15 पे। MCQ 15 बोलता है, अब ये क्या जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, XYZ Limited purchased a plant for 5 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 2020 पे खरीदा है भाई। क्या क्या होगा इन लोग का, मतलब आधा धंधा तो वहां पे ठप हो गया होगा, ठीक है। और डेट देख लो आप, एक बार डेट भी देख लो, ठीक है। तो नो कमेंट्स, ठीक है, नो कमेंट्स टू बी पास्ट, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं आगे। एंड स्पेंड ₹50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, 5,50,000 हो जाती है टोटल। द सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है हमारा रीसेल वैल्यू। अगर आप मान लो कोई गाड़ी की हमारी रीसेल वैल्यू है, तो मान लो कोई गाड़ी आपने खरीदी है 2020 में और आपको बेचनी है 2022 में, 2020 में आपने खरीदी है 5 लाख की और 2022 में बेचनी है, तो मान लो उसका 2 या 3 लाख आ जाएगा सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, रीसेल वैल्यू, ठीक है। सो सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू रीसेल वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत डीप में चले जाता हूँ मैं एक टॉपिक के अंदर, चलेगा, चलो यही तो हमको करना है, डीप में जाके पूरा जड़ निकाल देना है टॉपिक का, ठीक है, और आपका डाउट्स का जड़ निकाल देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा हो गया। सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, हर एक साल की यूजफुल 10 साल की होती है, वैसे ये लोग ने सही भी बोला 10 साल ही होती है, ठीक है। इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 रुपीज, ओके। 10 साल की जो है हमारे 10,000 रुपए। पास जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या आना चाहिए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से आपको वो तो जर्नल एंट्री पता चल गई होगी, बट अमाउंट में आपको लोचे हो सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या आएगी, मैं अभी से बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये जो है हमारी आ जाएगी एंट्री। अब ये आया कैसे उसका आप कैलकुलेशन देखो, 54,000 हमारा आया कैसे, ठीक है। अब जो है इसमें भी वैसा ही करना है जैसा हमने पिछली बार किया था। क्या आएगा 5,50,000 हमारी जो है असेट की प्राइस, ठीक है, हमारी जो है प्लांट की प्राइस, ठीक है, 5,50,000 माइनस क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 10,000। क्यों, क्योंकि 10,000 जो है हमारी सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है, 10,000 जो है हमारी सैल्वेज वैल्यू है 10 साल के अंदर, ठीक है, अपॉन कितना आएगा 10 ईयर्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सब आंसर क्या आना चाहिए 5,40,000 अपॉन 10, दैट इज 0 कट कर देंगे तो क्या आना चाहिए 54,000। डेप्रिसिएशन टू प्लांट इज द करेक्ट आंसर। आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि कैसे ये हमारा जो है अमाउंट कैसे आई, ठीक है। अगर नहीं पता चला हो रिवाइंड करके देख लो। और फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, MCQ 16 पे। MCQ 16 हमारा बोलता है
व्हाट इज द जनरलिटी फॉर क्रिएटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? अब इसमें क्या आना चाहिए? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएटर मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। डेप्रिसिएशन टू असेट? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें आंसर आना चाहिए ए। क्यों? क्योंकि हमको जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो हमेशा हम क्रेडिट ही करते हैं, हमारे रूल्स में लिखा है, ये कोई बताने की बात नहीं है। और डेप्रिसिएशन क्या होगा? हमारा डेबिट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू 17 पे। एमसीक्यू 17 हमारा बोलता है, अब ये जो है थोड़ा थियोरेटिकल है, देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द फीचर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, अकाउंट मेथड। ठीक है, फर्स्ट, asset account continues to appear at its original cost year after year। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर की बात हो रही है, asset of its original cost। ठीक है, its entire life। depreciation is accumulated on a separate account instead of being adjusted in asset at the end of the period। क्या आना चाहिए इसमें आंसर? इसमें आंसर आना चाहिए दोनों, क्योंकि हमारा जब भी हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंट करना होता है तो हमको ये दोनों ही करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे दोनों ही मेथड इसमें आते हैं, तो बोथ 1 and 2। क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? इंग्लिश ही है, नॉर्मल इंग्लिश है, ऐसे कोई हाईफाई इंग्लिश बोली नहीं है इन लोगों ने। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो वापस एक बार आप बोल देना, अगर कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं समझ आया तो मैं हिंदी में लिख के समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश में है, क्योंकि क्या है कभी कभार मातृभाषा पे है ना, मतलब मदर टंग पे है ना, ज्यादा विश्वास हो जाता है। अगर आप इंग्लिश में देखो तो मैं भी मतलब हिंदी को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश को नहीं, बट क्या करे, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ना तो पड़ता है यार। ठीक है, बात तो सही है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी थियरी करता है सब, मालूम है सब। ठीक है, अब एमसीक्यू 17 पे बढ़ते हैं, बोथ 1 and 2 इसका आंसर आएगा। अब एमसीक्यू 18 पे बढ़ते हैं, मतलब ठीक है, एमसीक्यू 18 है। इसका जो हमारा जो है क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है इसमें थोड़े टेक्स्ट के एरर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने डाला नहीं। ठीक है, थोड़े एरर्स आ रहे थे, तो इसमें क्या आएगा? डैश इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ठीक है, ICAI हमारे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं? ठीक है, यही था क्वेश्चन, वापस पढ़ के बता देता हूँ। डैश इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेनली ICAI, डिफाइंस डेप्रिसिएशन। ICAI जो है वो डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन करता है? हमारे अकाउंटिंग AS, मतलब यहाँ पे जो AS है, 2 मिनट, ये जो AS है हमारा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, AS का मतलब, तो इसमें कौन सा आना चाहिए रूल? अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा हो तो इसमें रूल आना चाहिए AS 6। ICAI डेप्रिसिएशन मेथड ये फॉलो करता है AS 6 के हिसाब से। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू 19 पे। एमसीक्यू 19 क्या बोलता है? डैश इज द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, और सेल वैल्यू। क्या आना चाहिए? स्क्रैप वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि रियल नेट NRV है, उसका मतलब स्क्रैप वैल्यू ही होता है। ठीक है, हमारा सेल वैल्यू होता है स्क्रैप वैल्यू। कोई भी अगर मान लो, कोई भी अगर हमारी जो असेट है, या तो मान लो द बेस्ट एग्जांपल इज कार का जो है हमारा स्क्रैप वैल्यू, अगर हम एक टाइम के बाद वो डेप्रिशिएट हो के, मतलब इसे देखा जाए तो 0 ही हो जाता है उसका एस्टिमेटेड लाइफ। तो क्या आना चाहिए उसका? अगर हमको बेचने जाना है तो उसका सेल वैल्यू हम देख सकते हैं, सैल्वेज वैल्यू देख सकते हैं, या तो स्क्रैप वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, इजी था, कोई डाउट नहीं था इसमें, स्क्रैप वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो लॉजिकल है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब एमसीक्यू 20 पे बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू 20 है, Which of the following is objective of provision? अब प्रोविजन एंड रिजर्व्स के क्वेश्चंस है अगले 5, और इजी है, थियोरेटिकली है, पूरा चैप्टर ही थियोरेटिकल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, सो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन? क्या आना चाहिए? टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड लायबिलिटीज, टू मीट अननोन लॉसेज एंड लायबिलिटीज, टू होल्ड फंड्स। अब इसमें आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, टू होल्ड फंड्स। नहीं, फंड्स होल्ड करते क्या हम उसमें? नहीं। सो इसमें क्या है? टू मीट द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड लायबिलिटीज। और जो है हमारा रिजर्व्स में क्या आता है? टू मीट अननोन लॉसेज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड क्या है। रिजर्व जो है हमारा अननोन पे बेस्ड होता है, और जो है हमारा प्रोविजन वो एंटिसिपेटेड में, जो हमारा पहले से ही बनाया गया है। और रिजर्व क्या होता है? अननोन, और जो हमारे नोन नहीं हो हमको। ठीक है, अननोन मतलब नोन नहीं हो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे आया इसमें आंसर। ये इसका आंसर है टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21 पे। 21 हमारा क्या बोलता है? इन द बैलेंस शीट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मे बी शोन एज
by way of deduction from the concerned asset on the asset side, on the liability side of the balance sheet along with the current side. अब इसका क्या है, ये बेसिकली थियोरी है, इसमें आंसर क्या आना चाहिए आप ही बताओ. इन द बैलेंस शीट अमाउंट ऑफ प्रोविजन में बी शोन, क्या आना चाहिए, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कंसिडर्ड एसेट ऑन द एसेट साइड, on the liability sides of the balance sheet along with the current liabilities. क्या आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए only two. क्यों, क्योंकि by the way of deduction from the concerned asset on the asset sides, ये कहीं पढ़ा है आपने, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोविजन बैलेंस शीट के बारे में नहीं ना, तो फर्स्ट नहीं आना चाहिए, only two is the correct answer. सो ये जो है ए हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. एमसीक्यू 22 पे आते हैं. ठीक है, एमसीक्यू 22 हमारा बोलता है Dash are the appropriates of the profit to strengthen the financial position of the business. Appropriations of profit क्या आना चाहिए इसमें आंसर, आंसर इज ए रिजर्व. ठीक है, ए रिजर्व इज द करेक्ट आंसर. आपने पहले से गेस मार लिया होगा. ठीक है, सो ए रिजर्व हमारा करेक्ट आंसर है. एमसीक्यू 23 पे बढ़ते हैं अब आगे. आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रिजर्व. अब रिजर्व्स के टाइप्स है, इजी है. क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन. क्या आना चाहिए इसमें आंसर. इसमें जो है हमको क्या है, वापिस हमारा वही हमारा ऑप्शन में एक गलती हो गई, मैंने जो है ऑप्शन में एक गलती कर दी. रुक जाओ, इसमें क्या एक्चुअली ऑप्शन में हमारा सी में देखा जाए तो एक और हम यहाँ पे डंडी डालनी पड़ेगी हमको यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है हमारा सेकंड वाला वो तो आता ही नहीं है स्पेसिफिक रिजर्व में. आप भी देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आएगा इसमें, नहीं आएगा ना. ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 3 and 4. सो गाइस अब आते हैं एमसीक्यू 24 में. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रॉफिट नहीं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. ठीक है, हर एक चीज प्रॉफिट ही दिखती है क्या पराशर को, नहीं. बहुत लेम जोक था गाइस, हंसी आई हो तो बोल देना. ठीक है, ए प्रोविजन इज एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. ए प्रोविजन इज अ चार्ज ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट, whereas reserve is an appropriation of profit. ठीक है, इसको भी ले लेते हैं. सबसे पहले ये जो है हमारा, इसको ले लेते हैं. ठीक है, ये हमारे टीम में. ठीक है, तू आई जा हमारी टीम में, आई जा. ठीक है, गुजरातीज विल अंडरस्टैंड. चुप रहना भाई. हाँ ठीक है. प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज और एक्सपेंस द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, वेयर रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हाँ करेक्ट है, रिजर्व जो है फाइनेंशियल पोजीशन या तो फाइनेंशियल जो है हमारा रिस्क से या तो जो भी हो वो हमको उससे क्या करता है, बचा के रखता है. ठीक है, अगर मान लो कहीं हो ना हो, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ऐसा. क्या पता आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए, या मान लो आपका जो है आपके जो ट्रक्स है उस पे मतलब वो पूरा आग लग जाए, 2-3 ऑयल के ट्रक है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ये जो है इसलिए हम इसको रिजर्व बनाते हैं. ठीक है, सो ए और बी हमारे आ गए हमारे टीम में. ठीक है, प्रोविजन इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग taxable profit, whereas reserve is created from profit after tax and therefore it has no effect. Perfect. So आंसर क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव. आपको लगी क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एडिट किया ना नन ऑफ द अबव को ऑल ऑफ द अबव को, तो पता चल ही गया होगा. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. और अब जो है अलविदा करने का टाइम आ गया गाइस, और क्या बताऊँ अब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सल्लू भाई भी बोल रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और जो है हमारा डैंक फ्रॉग भी बोल रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज. हमारे डेप्रिसिएशन और प्रोविजन रिजर्व्स जो है यहाँ पे डी एंड आरपी हमारे खत्म हो चुके हैं. ठीक है, कंप्लीटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच, आपने इतना लव दिखाया और अच्छे से आपने सपोर्ट किया इस सीरीज को. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड बस, और अगर आपकी एग्जाम चल रही है तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम कॉमर्स ओपी. ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको, मैं ऑल द बेस्ट ग्रीट करता हूँ. एंड आई होप 40 and 40 आप सबके है. ठीक है, सो बस दिस वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट एग्जाम. ठीक है, सो बाय बाय. अच्छे से करना, कोई जल्दीबाजी में मत करना मेरी तरह. ठीक है, मैं भी जल्दीबाजी में ही करता हूँ, तो वैसे मत करना. और सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल मत करना. हर एक क्वेश्चन को देखना, हर एक ऑप्शन को देखना, और अच्छे से जो है अपने एमसीक्यूज करना. ठीक है, तो 40 में से 40 चाहिए मुझे तुम्हारे. ठीक है, सो अब आने चाहिए 40 में से 40. ठीक है, सो अब चलो मैं मिलता हूँ, बहुत ज्ञान पेल दिया. चलो बाय बाय. चलो बाय. 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.